प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के पहले वीडियो में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्ज़ाम में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर जो आप ये 30 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले पेट एग्ज़ाम में आपको इसमें से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स से लिए गए हैं। और इसके साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगे वो मैंने आपके सामने रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत में आए थे। ये 3 यात्री दिए हुए हैं। आपको याद होगा कि फाहियान एक चीनी यात्री है, हुएनसांग भी एक चीनी यात्री है, और टॉमस रो जो अंग्रेजी यात्री था जो मुग़लों के दरबार में आया था। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले फाहियान आया था। फाहियान कहाँ से आया था? चीन से आया था। कहाँ आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे ये भारत आया था। वहीं आप हुएनसांग को देखोगे तो हुएनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था, उसके बाद में आया था। और टॉमस रो सबसे बाद में आया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दूसरा, तीसरा और पहला, मतलब कि सी वाला। तो अगले उत्तर की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? इसका उत्तर बताएंगे सब लोग, थोड़ी से विचार करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। इसका जो सही उत्तर है वो है प्लासी। क्वेश्चन आंसर नंबर बी। आपको याद होगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो एक अलग से इसका प्रश्न बन सकता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था कब? 1757 को। ठीक है, कब हुआ था? 1757 में। ठीक, इसके अलावा अगर जो वांडी वाश जो सी ऑप्शन है इसका अगर जो पूछता है तो ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज़ों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरन कूट ने किया था। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? लाली, जनरल लाली कर रहा था। ठीक है, और वहीं जो पहला ऑप्शन है बक्सर का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, सारे ऑप्शन से भी हम आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। इससे आपका एक ही प्रश्न में 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे, गारंटी है इसी में से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो अगले उत्तर की तरफ चलें। हाँ, अगला प्रश्न कौन सा है? इसमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति, जिसको हम अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। और ये लेकर के कौन आया था? सही से उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। कौन लेकर के आया था इसको? लॉर्ड डलहौजी लेकर के आया था। और अगर जो आप देखोगे तो लॉर्ड डलहौजी ने ही इस राज्य हड़प नीति को लाया। और फिर इसने ये राज्य हड़प नीति क्या थी? इसमें यह था कि अगर जो किसी भारतीय राजा के पास में उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उसका कोई पुत्र नहीं है, तो उसकी वो जो उसका राज्य होगा वो उसके मरने के बाद किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? अंग्रेज़ों का हो जाएगा। ये इसका जो है इस नीति में था। ठीक है, और इसमें इस राज्य हड़प नीति से सबसे पहले किस रियासत को इसने शामिल किया था, विलय किया था? सतारा का। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो हम देखेंगे, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी, आपको याद होगा कि धन्वंतरी बहुत बड़े चिकित्सक रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है बताएंगे? हाँ, तो इसका सही उत्तर है बी, ऑप्शन
बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आपको याद होगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त साम्राज्य का जो शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक, वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने विक्रम बेताल वाली कहानियाँ सुनी होंगी, ये वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। और इन्हीं के दरबार में ये प्रसिद्ध चिकित्सक रहते थे जिनका नाम क्या था? क्या था? हाँ, इनका नाम था धन्वंतरी। और इनके दरबार में एक और व्यक्ति बहुत अच्छे साहित्यकार, संस्कृत के विद्वान भी रहते थे, उनका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना कौन था वो? कालिदास। जो महाकवि कालिदास हैं, उन्होंने भी वो भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। और कालिदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसको भी याद रखेंगे। 2-4 क्वेश्चन यहाँ से हमारे तैयार हुए और इसके आगे बढ़ते हैं अब। तो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका एक पुस्तक है, आप सभी को बच्चों को ध्यान होगा। और इसकी रचना किसने की थी और इसकी रचना कब हुई थी? मौर्य काल में हुई थी। उस समय कौन शासक था? उस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। एक आपको याद होगा, इसका सही उत्तर बताएंगे पहले। हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस निकेटर को हराया था, तो सेल्यूकस निकेटर जो कि किसका? सिकंदर का सेनापति था। तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज, और उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। और इस इंडिका पुस्तक में क्या मिलता है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? साइमन कमीशन आपको याद होगा। तो साइमन कमीशन का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है क्वेश्चन आंसर नंबर डी। ठीक है, और आपको बताएं कि साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, लेकिन साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। ठीक है, और इसको साइमन कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे इस कमीशन के, उनका नाम था सर जॉन साइमन, इसलिए इस कमीशन का नाम पड़ा सर साइमन कमीशन। और आपको याद होगा कि जब ये कमीशन भारत में आया था तो इसमें सारे के सारे सदस्य कौन थे? अंग्रेज़ थे, इसलिए इस कमीशन का विरोध किया गया था। और इसी में कौन सा नारा लगाया गया था? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और इसी में लाठी चार्ज में किसकी जान चली गई थी? लाला लाजपत राय की। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो हम आपको साथ साथ में बताते चल रहे हैं, तो इनका ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में पारित किया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका सही उत्तर बताएंगे आप लोग, जल्दी से सही उत्तर बताएंगे। हाँ, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जिसका सही लाहौर। और ये लाहौर, ये तो सही एक उत्तर हो गया हमारा। अभी याद करेंगे कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी पूछा जा सकता है। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में, 1929 में। ठीक है, कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, 1929 में, 29 में। ठीक है, तो 1929 में हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा लखनऊ में भी एक अधिवेशन हुआ था 1916 में, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न का मिलान करें। इसमें हमको मिलान करना है, तो इसमें हम मिलान करें क्या करेंगे? देखो कि इसमें कुछ इधर दी हो A B C D और 1 2 3 4 में मिलाना है, तो मिला के देखेंगे इसका सही उत्तर कौन सा है।
जल्दी से बताएंगे सही उत्तर इसका कौन सा है। सब लोग कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और सब लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि अब हम इसमें बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें जो है हम आप सब के नंबर जो हैं वो 90+ परसेंटाइल पे ज़रूर आएंगे, ठीक है। आप विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए बस, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बताएंगे, ठीक है। होम रूल लीग किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने शुरू किया था, आपको याद होगा, ठीक है। अब याद रखना, एनी बेसेंट जो थी उन्होंने होम रूल लीग शुरू किया था, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? बताएंगे, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। फिर आपको याद होगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने की थी। और मित्र मेला किसने किया था? वीडी सावरकर, ठीक है। ये सही है। अब इसमें कूट देखो कौन सा सही है, जो ए का 2 जाएगा, ठीक है। तो ए का 2 कौन जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी में जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? देखो, एक खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू किया था। लियाकत अली और शौकत अली नाम के 2 बंधुओं ने, भाइयों ने इस आंदोलन को शुरू किया था। और ये कब शुरू हुआ था? 1919 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1919 में शुरू हुआ था ये, ठीक है। और गांधी जी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था, ठीक है। लेकिन जब गांधी जी ने इसको समर्थन दिया तो एक शख्स थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। वो कौन थे? सही से बताएंगे, तुरंत बताएंगे। वो थे ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को एक नाम से जानते हैं, उसका नाम बताएंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना को दूसरा नाम से क्या जानते हैं? उनको बोलते हैं कायदे आजम। क्या बोलते हैं? कायदे आजम, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, इनमें से कौन सी क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा क्रांतिकारी संगठन था जो काकोरी के षड्यंत्र में शामिल था, ठीक है, बताएंगे। इसका सही उत्तर है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। आपको याद होगा काकोरी षड्यंत्र में क्या हुआ था? लखनऊ और से जो के पास में जो काकोरी स्थान है वहाँ पर ट्रेन को लूट लिया था क्रांतिकारियों ने, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ये बताएंगे। नागार्जुन सागर बांध जो है हमारा, वो किस नदी पर बना है? बांध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको याद रखिएगा। और ये बहुत ही सिंपल है और इसमें आराम से नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो नागार्जुन सागर का बांध बना है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर, ठीक है। किस पे है? कृष्णा नदी पर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? बताओ, माउंट एवरेस्ट पर जो प्रथम बार चढ़ाई है वो किस वर्ष हुई थी? वर्ष बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इसका सही उत्तर है 1953 में। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। किसने की थी? हिलेरी तेंजिंग, एक न्यूजीलैंड के थे। और आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला कौन चढ़ा था? बछेंद्री पाल, ठीक है। ये भी उत्तर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो भरतपुर में वो कौन सा है? भरतपुर में राजस्थान में पड़ता है भरतपुर। तो वहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम आपसे पूछा है। तो आप नाम जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सब लोग पूरा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आज, ठीक है। कौन है सही उत्तर इसका? सी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत कहाँ पे है?
भिलाई इस्पात संयंत्र हमारे झारखंड में पड़ता है। इसका जो ये जो लौह अयस्क बनाता है वो उसका कच्चा माल इसको कहाँ से प्राप्त होता है, ये पूछा गया है इसमें कि लौह अयस्क जो यहाँ से प्राप्त करता है, जो जहाँ से, तो वो कहाँ से प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। तो ये प्राप्त करता है दिल्ली राजहरा क्षेत्र से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त करता है? दिल्ली राजहरा क्षेत्र से, याद रखेंगे। एक देखो फिर से अच्छा सा क्वेश्चन आया है, इसमें दर्रे दिए हुए हैं और उनके संबंधित राज्य दिए हुए हैं, कौन से दर्रा किस राज्य में है। तो इसको क्या करना है, इसमें से बताना है कि कौन सा जोड़ सही नहीं है। क्या बताना है इसमें, कौन सा जोड़ सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे। देखो जो जिला और बुर जिला ये कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में है। बारालाचाला और सिपकीला उत्तर प्रदेश में है, नहीं है उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब इसका उत्तर सही कौन सा है, इसका पहले तो बी सही हो गया, इसका मतलब दूसरा नंबर वाला गलत है, दूसरा नंबर वाला गलत हो गया। और भी अभी हो सकता है कि 2 गलत हो, मिनिमम तो 2 गलत होने चाहिए इसमें, देखो ऑप्शन में। ठीक है, तो एक तो गलत निकला, कौन सा, बारालाचाला, जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, और वहीं हम देखते हैं थांगला, नीति पास, लिपुलेख, ये हिमाचल प्रदेश में हैं। बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये भी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला और जेपेला हैं, नाथुला और जेपेला सिक्किम के दर्रे हैं, बिल्कुल सही है। तो चौथा सही है और पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप देखो ये क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और जनरल इकोनॉमिक क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज की दुनिया में धन ही सब, धन के बिना जीवन नहीं चल सकता। तो धन का जो विज्ञान है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बताएंगे, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। क्या बढ़ने से निजी निवेश बढ़ेगा, थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे तुरंत। हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप तुरंत बताएंगे। इसका सही उत्तर है सी, ब्याज दर बढ़ेगी तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, लोन लेना कम कर देंगे तो निवेश कम हो जाएगा ना। और शेयरों की कीमत बढ़ेगी तो केवल शेयर ही लोग बेचते रहेंगे, फिर कुछ लोग खरीदते रहेंगे, बेचते रहेंगे, इससे निवेश नहीं बढ़ने वाला। व्यक्तिगत कर बढ़ जाएगा, अरे भाई हमसे टैक्स ज़्यादा लिया जाने लगेगा तो हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा, हम निवेश क्या करेंगे। निवेश का मतलब समझते हैं पूंजी लगाना, कोई प्लांट में पूंजी लगाना, किसी उद्योग धंधे में पूंजी लगाना। ठीक है, तो हम कैसे पूंजी लगाएंगे जब हमारे पास कर ही नहीं बचेगा, कर से इतना ले लिया जाएगा कि हमारे पास बचत ही नहीं होगी। तो क्या होगा, जब हम नई पूंजी पर अनुप्राप्ति करेंगे, अगर जो हमको नई पूंजी लगाने से कुछ उसका लाभ मिल रहा है तो हम तुरंत क्या करेंगे, हम अपने पास वो पूंजी न रख करके निवेश करेंगे। इसलिए इसका सही उत्तर है सी। देखो इसमें कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हैं, ये मत समझना कि हम बकैती कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन कौन सा है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। अब ये आपको पता ही होगा कि हर देश की एक नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, तो हम बात करें तो हमारे भारत की राष्ट्रीय आय कौन निकालता है, जल्दी से बताएंगे। इसका सही उत्तर है डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आरबीआई हमारे भारत का जो है केंद्रीय बैंक है। नीति आयोग अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में आया है, जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है। वित्त मंत्रालय तो सरकार का एक मंत्रालय होता है, वो वित्त का बंटवारा करता है, बजट पेश करता है, ये सब काम करता है। लेकिन राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेवा क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है। देखो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि 3 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्रक। तो तृतीयक क्षेत्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं।
ठीक है, किसको कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र को। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि, पशुपालन, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, उद्योग धंधे, ये सब आता है। ठीक है, तीसरे सेक्टर में क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र में क्या आता है? परिवहन। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है? टीचिंग, जो हम कर रहे हैं। देखो हम ये क्या कर रहे हैं? कौन सा काम कर रहे हैं? सेवा क्षेत्र वाला काम कर रहे हैं, तृतीय गतिविधि कर रहे हैं, टीचिंग। ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब किस में आते हैं? सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कौन है भारत में? श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? सबसे पहले बताएंगे। एक क्वेश्चन यही हो गया, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, दूध के उत्पादन से। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का जनक कौन था बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। इसका सही उत्तर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इसका सही उत्तर है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति का जनक कौन था? हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति, हरित क्रांति का जनक कौन था? बताएंगे जल्दी से। ठीक है, बता पाएंगे? हरित क्रांति का जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। कौन था? एम.एस. स्वामीनाथन। देखो इसमें ऑप्शन दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा देखो, हमने आपने अगर जो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ 1991 में देश में बहुत ज़्यादा आर्थिक सुधार किए गए थे। देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया गया था। तो अर्थव्यवस्था को जब बदला जा रहा था, देश की आर्थिक जब सुधार किया जा रहा था 1991 में, तो उस समय कौन प्रधानमंत्री था भारत का? बताइए, बताएंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और लाइक करते रहेंगे, शेयर भी करेंगे। हमारा नया चैनल है, अभी हम लोग स्टडी टुगेदर करेंगे, हम साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, मतलब साथ ही अपनी भी प्रगति हम सब की साथ में पढ़ेंगे, साथ में प्रगति करेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बताएंगे जल्दी से। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? कौन थे उस समय प्रधानमंत्री 1991 में? पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समय प्रधानमंत्री ये थे, और इसमें इस आर्थिक सुधारों में सबसे बड़ा हाथ किसका रहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी रहा था। ये उस समय पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे, और इन्होंने ही इन आर्थिक सुधारों की पैरवी की थी। किसने की थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हमने क्या किया था? हमने परमाणु परीक्षण किया था। कौन सा? पोखरण वाला, याद है? पोखरण का परमाणु परीक्षण हमने किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, सब चीज़ें याद रखते चलेंगे, तभी हमारी जो है हमारे नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो सब एक एक क्वेश्चन में 4-4, 5-5 क्वेश्चन बना करके याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? अच्छा, इसमें भी हम तुमको अब बताते हैं कि भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। एक है संघ सूची। कौन सी है? संघ सूची। और एक है राज्य सूची, और एक है समवर्ती। समवर्ती। ठीक है, तो ये 3 सूचियां हैं जिसमें सारे टॉपिक्स बांट दिए हैं संविधान ने, कि संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सूची के विषयों में कौन कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची के विषयों पर कौन कानून बनाएगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य सूची में हमारे पास क्या क्या नहीं है, क्या नहीं है इसमें बताओ, जल्दी से बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। देखो, पुलिस भी हमारे राज्य सूची में आती है, कानून व्यवस्था भी हमारे राज्य सूची में आती है, जेल भी हमारे राज्य सूची में आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सेंट्रल पुलिस हमारे यहाँ काम नहीं करती जनरली। हमारे यहाँ कौन होती है? यूपी पुलिस। यूपी में यूपी पुलिस। ठीक है, यूपीपी। ठीक है, बिहार में बिहार पुलिस। ठीक है,
बिहार पुलिस होती है, ठीक है। ऐसे ही कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक पुलिस, महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र पुलिस, ये सारी चीज़ें मिलेंगे। लेकिन जो हमारा दंड संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता है, आईपीसी है, ये किसका विषय है? ये हमारे केंद्र सूची का विषय है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर इसका कौन सा सही है? डी वाला इसका उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अब देखो, भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इनमें हमको क्या बताना है कि कौन सी नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जिसको जिसको पता है भारतीय संविधान जिसने पढ़ रखा है उस सबको पता हो गया, तो जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। हम देखना चाहते हैं कि कौन किस को पता है, हमारे शेरनियों में से किसको पता है। हाँ, जल्दी से बताएंगे मित्रों। हाँ, तो हम क्या देखते हैं, बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी कमेंट करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। चलो कमेंट करो, ठीक है। हमारे यहाँ लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है कि नहीं है? ठीक है। शक्तियों का वितरण है कि नहीं है हमारे यहाँ। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो शक्तियों का वितरण भी है, हमारा संविधान लिखित भी है और संविधान सर्वोच्च भी है, सबसे ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। सबसे संविधान से ऊपर कुछ नहीं है हमारे यहाँ, ये भी सही है। और हमारे यहाँ अर्धसंघीय संरचना भी है। हमारे यहाँ कैसा है, एक सेमी सेंट्रल टाइप का बनाया गया है, राज्य और संघों का एक संघ बनाया गया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है ये सारी विशेषताएं हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 22 का सही उत्तर क्या है? 22 का सही उत्तर है बी, ठीक है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। हमारे यहाँ न्यायतंत्र कैसा है? वो स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है, ना कि प्रतिबद्ध, ठीक है। स्वतंत्र है वो, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ये हमको क्वेश्चन बताना है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? हमारे मौलिक अधिकार हमको 6 मिले हुए हैं, आपको याद होगा, आपको पता रहना चाहिए कि 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। जाकर के यहाँ से, अगर जो आपको नहीं पता है तो आप जाकर के पढ़ना जाकर के कि वो कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमारे संविधान ने हमको दिए हैं, ठीक है। तो आगे कभी डिस्कस करेंगे उन 6 मौलिक अधिकारों पर भी। यहाँ पे हम क्वेश्चन बताएंगे कि कौन है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जल्दी से बताएंगे। इसका सही उत्तर है आर्टिकल नंबर सी, ठीक है। हमको आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अगर जो हम बात करेंगे तो ये आर्टिकल 36 से लेकर के आपको कहाँ तक मिलेंगे? 51 तक मिलेंगे। कहाँ तक मिलेंगे? 51 से 36 से 51 तक। सेक्शन कौन सा है बताएंगे? चैप्टर नंबर कौन सा है संविधान का जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताता है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर है 4 और चैप्टर नंबर 3 में क्या है? मौलिक अधिकार किस में है? चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 में है और आर्टिकल नंबर कहाँ से हैं? 12 से 35 तक हैं, 12 से 35 तक हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य हमारे किस आर्टिकल में है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ है? आर्टिकल 51A में है, ठीक है। तो पढ़ेंगे जाकर के, उसमें 11 मौलिक कर्तव्य मिलेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अच्छा, भारतीय संविधान ने जब बना था, भारत का संविधान, तो उसने एक संविधान में एक आर्टिकल लिखा गया था कि जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वो क्या करेंगी? अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों का गठन करेंगी। स्टार्टिंग में नहीं थी, तो हमने देखा कि ये आर्टिकल नंबर कौन सा था, वो बताएंगे। आर्टिकल जल्दी से बताएंगे, वो कौन सा आर्टिकल था?
तो वो आर्टिकल नंबर था संविधान का 40वें आर्टिकल में ये संविधान ने बताया है कि जो राज्य हैं, हर राज्य अपने अपने ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा था। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, ये आप लोग पता करके कमेंट करके बताएंगे। कहाँ कमेंट करके बताएंगे? इसी कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताएंगे। क्या कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन करके, कौन से 2 संशोधन करके ग्राम पंचायतों का और नगर पंचायतों का गठन किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा, संसद के द्वारा। ठीक है, ये कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय हमारे यहाँ कैसी है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। आपको याद होगा कि पहला होता है जिला लेवल। ठीक है, जिला लेवल। उसके बाद कौन सा होता है? ब्लॉक लेवल होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? ग्राम स्तर पर होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान होते हैं। ब्लॉक स्तर पर कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख होता है। ऐसे ही ये तीनों स्तर पे काम करता है। तो ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ये किसने सजेस्ट किया था? ये त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने सजेस्ट किया था, ये बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति थी वो? बलवंत राय मेहता समिति थी। ठीक है, सही उत्तर यही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 पे देखेंगे, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? अच्छा, ये बिजली जो होती है, हम देखते हैं ना, ये एक सर्किट से चलती है। पूरा इसका एक सिस्टम होता है, तार लगा होता है पूरा, तब ये चलती है। तो बिजली का प्रवाह कब होगा? जब स्विच चालू होगा, या जब स्विच बंद होगा, या स्विच बंद होगा चालू होगा, तब दोनों में, या इसमें कोई वोल्टेज होता ही नहीं? इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या है? हाँ, इसका सही उत्तर, चलो जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर सही। अच्छा, आप सबको लग रहा होगा कि जब स्विच चालू है, हम लोग पढ़ते हैं स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दो। नहीं, ये स्विच ऑन नहीं, ये सर्किट जब बंद होगा। स्विच का मतलब है जैसे यहाँ पे हमने आपने बल्ब लगाया है, और ये आपने इधर बैटरी फिट कर दी, इधर ये बैटरी फिट कर दी, और ये एक यहाँ पे आपने बटन लगा दिया है। और इसको अगर जो सर्किट को आप ऐसे रखेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो सर्किट क्या होना चाहिए? स्विच क्या होना चाहिए हमारा? वो बंद हो जाना चाहिए। जब स्विच यहाँ पे ये सर्किट स्विच बंद, मतलब कि सर्किट बंद होगा, आप देखना, तब ये क्या होगा? हमारा बल्ब लाइट देने लगेगा। ठीक है, क्या देने लगेगा? लाइट देने लगेगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? 26वें प्रश्न का सही उत्तर है बी, स्विच बंद होने पर। ठीक है, सर्किट में प्रवाह स्विच बंद होने पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध, हम देखते हैं कि जो बिजली चलती है ना, तो उसमें रेजिस्टेंस लगता है। ठीक है, उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका एसआई मान क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी का प्रश्न है, कक्षा 8 का प्रश्न है एनसीईआरटी का, और आराम से आप सभी कक्षा 8 पास हैं तो बताएंगे। प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस का एसआई इकाई क्या होता है? रेजिस्टेंस का एक एसआई इकाई क्या होता है? ओम। ठीक है, ओम। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, करंट का एसआई मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अच्छा, नींबू खाया है किसी ने? सबने खाया होगा नींबू खाया है ना? कमेंट में बताएंगे नींबू खाया है कि नहीं खाया है। हाँ, नींबू खाया है ना, संतरा खाया है, नींबू खाया है, मौसम्मी खाया है, बहुत खट्टे फल सारे खाए होंगे। तो नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है कि मीठा होता है? खट्टा होता है ना। ये खट्टा स्वाद जो होता है, वो नींबू में ऐसा क्या पाया जाता है? कौन सा एसिड होता है जिसकी वजह से नींबू का स्वाद खट्टा होता है? ये बताएंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। इसका सही उत्तर है 28 का सही उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1, साइट्रिक एसिड होता है इसमें। साइट्रिक एसिड की वजह से ही हमको नींबू का स्वाद कैसा लगता है? मीठा नहीं, खट्टा। आगे बढ़ते हैं।
कर्कटजनक रसायन से होता है। कर्कटजनक रसायन जो होता है, ठीक है, इससे कौन सा रोग होता है? देखो इसमें 4 रोग दिए हुए हैं, ये सारे रोग देखते हैं ना, ईश्वर करे ये किसी को ना हो, बहुत भयानक भयानक रोग में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कर्कटजनक जो रसायन होता है वो किससे होता है बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। कर्कटजनक रसायन जो होता है उससे कौन सा रोग होता है हम बताएंगे। तो कर्कटजनक जो होता है वो होता है कैंसर, कैंसर होता है इनसे, ठीक है। कैर कैर्सियोजेनिक केमिकल्स, ठीक है। ये हम कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तंबाकू नहीं खानी चाहिए, ठीक है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ये सब नहीं काम करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तीक्ष्ण, तीक्ष्ण पढ़े ना, तीक्ष्ण शब्द का विलोम, हिंदी का क्वेश्चन है, विलोम शब्द बताना है, जल्दी से बताएंगे। तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या है? तीक्ष्ण शब्द का विलोम होता है कुंठित। क्या होता है? कुंठित, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमारे ये 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला खत्म हुई, जो इम्पोर्टेंट थे 30 प्रश्न। तो अगले पीरियड में वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। पढ़ते रहिए और डिस्कशन करते रहिए आपस में, चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको पूरी पेट की तैयारी कराने वाले हैं, और आप सब जो है इस पेट के एग्ज़ाम में जो 2023 में अभी होने वाला है, इसमें सब लोग 90+ स्कोर करके लाएंगे, ये हमारा आप सब से वादा है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।